हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ड्यूटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग लगा चुके हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इसके इर्द गिर्द जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बन रही है, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ठीक है, तो किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है दोस्तों? तो हमारे संविधान में बच्चे, स्त्रियों एवं जनजातियों का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन दलितों का उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3 कह रहा है क्या, किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो किसके, तो बच्चों के खिलाफ, स्त्रियों के खिलाफ और जनजातियों के खिलाफ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां निहित है दोस्तों, वो किस में निहित है, तो केंद्र सरकार में निहित है। और अवशिष्ट शक्तियां जो है दोस्तों, अनुच्छेद 248 के तहत हमारे संविधान में वैसे विषय जो संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उसे हम अवशिष्ट शक्तियां के रूप में निहित किया गया है। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद में है अवशिष्ट शक्तियां, तो 248 में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 248 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विषय है दोस्तों, तो संघ सूची के अंतर्गत हमारा बीमा है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे जनगणना अगर आपसे पूछ लिया जाए, जनगणना, तो वो भी क्या है दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत। बीमा और जनगणना बार बार पूछा जाता है, तो संघ सूची के अंतर्गत बीमा और जनगणना आता है। और वही अगर हम बात करें दोस्तों की शिक्षा की बात, तो शिक्षा जो है हमारा किस में आता है दोस्तों, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत कौन नहीं आता है दोस्तों, तो शून्यकाल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति एक ऐसा समिति है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। बाकी सभी जो समिति हैं, जैसे कि उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये सभी समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सही है। तो देखना है कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये क्या है दोस्तों, सही है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी सही है। या कि नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञापन करेगा। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञापन का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, देखिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। तो ये जो शपथ और प्रतिज्ञापन की जो बात संविधान करता है दोस्तों, ये 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है, बल्कि ये अनुच्छेद कितना में दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञापन करेगा। तो ये दोस्तों सही है। शपथ या फोर्थ स्टेटमेंट है, शपथ या प्रतिज्ञापन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। देखिए दोस्तों, जो 2 में दिया गया था वही क्या है, 4th नंबर में दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएगा, 1, 3 और 4 क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, 2 नंबर गलत है। तो ये देखिए ऑप्शन में कौन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि 3 नंबर क्या है आपका गलत है, तो 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो दोस्तों बता दें कि 2003 में किम्मा संविधान संशोधन हुआ था, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। ठीक है, कौन कौन भाषा है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है दोस्तों, संथाली, तो आपका क्या हो जाएगा, संथाली। ध्यान रखना है 4 भाषा, क्योंकि आपका ऑप्शन चेंज भी हो सकता है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और क्या, मैथिली। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हैं बदमाश करके। ठीक है, बदमाश। ठीक है, तो बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उनका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है। तो यह किस अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों, तो 51 के क में क्या है दोस्तों, ये शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों कि 48 के क में क्या शामिल किया गया है, तो इसमें जो है दोस्तों राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों एवं वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इस बात ये दोनों को डिफरेंस में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, तो ये जो किया गया है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो अप्रैल 1973 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीव मंडल आरक्षित परिक्षेत्र है। ठीक है, तो जीव मंडल आरक्षित परिक्षेत्र है क्या है दोस्तों, तो वो है अनुवांशिक विभिन्नता के लिए। और एक बात बता दें दोस्तों कि जीव मंडल आरक्षित परिक्षेत्र जो अनुवांशिक विभिन्नता के लिए एक क्या है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए या उनके संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे क्या किया जाता है, जीव मंडल आरक्षित परिक्षण क्षेत्र को बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुवांशिक विभिन्नता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो इसमें जो है नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टुमैरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। टुमैरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, वंदना शिवा। कौन है, वंदना शिवा। इनका पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो 2000 ईस्वी में इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। तो कौन है जो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण वही हो सकता है दोस्तों जो शाकाहारी प्राणी है। ठीक है, तो शाकाहारी प्राणी इसमें कौन दिख रहा है आपको, हिरण दिख रहा है, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों किसके, दोस्तों यहाँ पे आपका सॉरी फिर से हम लोग एक पे पहुंच गए थे। देखिए आपका क्वेश्चन ये है 60 नंबर, कह रहा अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टी की जो संख्या है दोस्तों वो कितना है, तो 6 है। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या हुआ कि घोषणा किया गया और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है दोस्तों कितना है, तो वो 6 है। ध्यान रखिएगा कौन कौन है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, पहले बीजेपी को जिसको बात करते हैं, ठीक है, बीजेपी हो गया, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी और सीपीआई है। ठीक है, ये 6 पार्टियां हैं जिसको वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है। तो जो ये कोल्लम जो जिला है दोस्तों किस राज्य में है, तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा
किया गया है। तो ये जो शुरुआत किया गया है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इस योजना के तहत भारतीय यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? तो भारतीय यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? तो 13वां स्थान भारत को मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पहला स्थान किसको मिला है, तो अफगानिस्तान को। ठीक है, जबकि भारत जो है कितने स्थान पे है? तो 13वें स्थान पे है। और ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जो हुआ है दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये केमा संस्करण है, तो ये जो है 10वां संस्करण इस बार 2023 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो कितनी अनुमानित की गई है दोस्तों? तो 5.9 अनुमानित किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है? तो 5.9 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, तो 3D प्रिंटेड रॉकेट का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? टेरॉन फर्स्ट है। क्या है? टेरॉन फर्स्ट है। ठीक है, और ये जो है 110 फीट लंबा है और इसकी जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है वो 7.5 मीटर है, 7.5 फीट है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? यानी 5G सेवा जो लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है दोस्तों? तो एयरटेल बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो बाघों की संख्या में दोस्तों कितना वृद्धि हुआ है? तो 200 वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों 2018 में जो बाघों की संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों? तो 2018 में 2967 बाघों की संख्या थी। वही अगर बात करें दोस्तों कि 2022 में ये संख्या कितनी हो गई? 3167 होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरावल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों निशानेबाजी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये जो खिताब दिया गया है वो ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। किसे दिया गया है दोस्तों? ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। ठीक है, और इनका किसके लिए दिया गया है? तो इनका जो फिल्म है एल्विस जो फिल्म है उसके लिए दिया गया है इनको। ऑस्टिन बटलर को क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इन्हें किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। किसे चुना गया है? चुप्पू को। और ये कितने राष्ट्रपति होंगे दोस्तों? तो ये 22वें राष्ट्रपति होंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? ठीक है, यानी सबसे आगे कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है दोस्तों? तो सबसे आगे कौन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे आगे जो है चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद कौन है? जापान है। तो देख लीजिए चीन, भारत और जापान, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास है दोस्तों वो भारत और किसके मध्य किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? ये जो अभ्यास हुआ कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत के जोधपुर शहर में संपन्न हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जोधपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है दोस्तों वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। किसका है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम शॉर्ट में EBC कहते हैं। ठीक है, EBC की जनसंख्या जो है दोस्तों काफ़ी अधिक है, लगभग 36.01%
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में लंपी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन टीका दोस्तों? तो लंपी प्रोबैक, याद रखना है, लंपी प्रोबैक जो टीका है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे किया गया है मलेरिया मुक्त। तो यहाँ पे अजरबैजान और तजाकिस्तान, अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को, यानी ए और बी दोनों को क्या किया है WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों विश्व में कुल कितने देश है जो कि अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा अभी तक वर्तमान में लगभग नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 42 ऐसे देश हैं जिसे क्या कर दिया गया है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो कुल वैध मतों का दोस्तों 64.03% जो है वैध मत क्या हुए थे, प्राप्त हुआ था किसे? द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार 2023 से के क्षेत्र में 2023 से चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया है कैटलिन कारिको और ड्रू बिस्मैन और कैटलिन कारिको, यानी कि ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इन दोनों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए जो बजट 2023-24 में है दोस्तों वो कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने की घोषणा किया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो टीबी मुक्त करने की जो घोषणा लक्ष्य रखा गया है दोस्तों वो 2025 तक रखा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का जो विषय है दोस्तों वो है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। यहाँ से एक भी प्रश्न और भी पूछा जाता है दोस्तों कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा जो है दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक जो लेखक हैं वो है तरुण पिथोड़े। कौन है दोस्तों? तरुण पिथोड़े याद रखना है। ठीक है, तरुण पिथोड़े। पागल खाना पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव शंकरी हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा करके जीता है? तो इस बार यहाँ से इस क्वेश्चन से तो ये कंफर्म हो रहा है दोस्तों कि जो WPL जो 2023 हुआ उसमें जीत किसने हासिल किया? तो मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल किया, लेकिन किसे हरा करके किया है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके किया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियंस ने क्या किया है? WPL 2023 को जीत हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो भारत में किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है। कहाँ किया गया है? 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों वो क्या है? सेवा कर है। ठीक है, सेवा कर है, तो इस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि छोटे व्यापारी के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया है? तो ये जो सिफारिश किया है दोस्तों वो चेलैया समिति के द्वारा एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश कौन समिति करता है दोस्तों? चेलैया समिति के द्वारा किया गया है। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नकदी जो लेन देन सिद्धांत है दोस्तों वो फीसर महोदय के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? फीसर महोदय के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, और कब दिया गया है दोस्तों? तो 1977 में ये दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है दोस्तों? तो अशोक के 6वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि अशोक के जो सर्वप्रथम शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया, तो पैंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। बार बार इस अशोक के शिलालेख से संबंध में एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के जो प्रथम शिलालेख है दोस्तों उसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। ठीक है, अरे एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में मिलता है? तो 5वां शिलालेख में। ठीक है, और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है शिलालेख से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है सैंधव सप्ताह के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है दोस्तों वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो ये यूपी में पड़ता है। और कौन से नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है दोस्तों गंधार, पंचाल और आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? इन राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, और कौन से ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है? तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख का जो संबंध है दोस्तों वो विजय सेन से है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ठीक है, तो भू राजस्व का जो दर था दोस्तों उपज का कितना था? तो उपज का 1/2 भाग था, यानी जो कि बहुत ज़्यादा था दोस्तों, यानी 50% कर के रूप में ले लिया जाता था, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था दोस्तों, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने क्या किया कि अपने आप को सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे शासक के द्वारा सिकंदर एसानी की उपाधि धारण किया गया है? तो कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? दैवीय अधिकार के सिद्धांत को भी मानने वाला कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि कौन धारण किया है दोस्तों? तो बुक्का प्रथम के द्वारा क्या किया गया है? धारण किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि महाराजाधिराज की उपाधि कौन धारण किया है? तो महाराजाधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था दोस्तों। ठीक है, गजबेटकर की उपाधि किसके द्वारा? तो देवराय द्वितीय के द्वारा गजबेटकर। ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो गजबेटकर कौन दोस्तों? तो देवराय द्वितीय। ठीक है, महाराजाधिराज हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम कौन दोस्तों? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है दोस्तों कि निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत आए थे? ठीक है, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कंफ्यूज नहीं होना है कि देवराय द्वितीय की देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आए थे। और देवराय द्वितीय का जो उपाधि था वो गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता था। किन्हें? तो देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? तो 1679 ईस्वी में क्या किया गया था दोस्तों? पुनः लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना
किसने किया? तो बंगाल में जो द्वैध शासन स्थापना है दोस्तों, वो किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। कब इनका रॉबर्ट क्लाइव की कार्यकाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1757 से लेकर के 1760 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। और इसके बाद एक बार और आए, जबकि 1765 में आए और 1767 तक 2 वर्ष के लिए और भी इनका शासनकाल रहा। और इन्हीं शासनकाल के दौरान दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने का काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो ये जानना है कि सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो सहायक संधि की जो शुरुआत किया गया है दोस्तों, वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। और सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद को 1700 कितना में दोस्तों, तो 1798 में हैदराबाद को किया गया दोस्तों। और 1799 में 2 राज्य जैसे तंजौर और मैसूर को दोस्तों 1799 में ही किया गया। क्या किया गया दोस्तों? तो विलय किया गया। 1799 में क्या किया गया? तंजौर और मैसूर को किया गया। और अवध को कब किया गया दोस्तों? तो अवध को 1801 में किया गया। तो सोच लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद किसे दोस्तों? तो उसके बाद मैसूर और तंजौर को 1799 में ही। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अवध को ध्यान रखना 1801 में, क्योंकि कभी कभी आपको अवध भी दे दिया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग जब को आपको ईस्वी याद रहेगा तो आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो पहाया विद्रोह का जो संबंध है दोस्तों, वो किस राज्य से है? तो वो जो पहाया विद्रोह है उसका संबंध बिहार और झारखंड से है। कौन से राज्य से है दोस्तों? तो बिहार और झारखंड से है, ठीक है। कौन से राज्य से है? तो बिहार और झारखंड से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था, ठीक है। तो कहाँ दबाया था दोस्तों? इलाहाबाद में किसके द्वारा दबाया गया था? तो इलाहाबाद में जो दबाया गया था दोस्तों, कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो आज़ाद हिंद सरकार का जो स्थापना किया गया दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाता है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो इस बात को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और बाद में यही जो संगठन था आज़ाद हिंद फौज, वो 1943 में आज़ाद हिंद सरकार बन जाता है। और आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर कहेगा आज़ाद हिंद फौज का गठन तो रास बिहारी बोस, लेकिन आज़ाद हिंद सरकार कहेगा दोस्तों तो सुभाष चंद्र बोस कितना में दोस्तों? तो 1943 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो मेरी कहानी जो है दोस्तों, वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है दोस्तों? तो 41वां अधिवेशन जो है दोस्तों 1925 ईस्वी में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, कानपुर में अधिवेशन हुआ, वो क्या था दोस्तों? 41वां अधिवेशन था। और इसमें श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा सबसे पहले जो है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय महिला कह रहा है दोस्तों, तभी हम सरोजनी नायडू किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया, तो याद रखना है दोस्तों 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा सबसे पहले अध्यक्षता किया गया था। तो एनी बेसेंट जो थे दोस्तों, ये आयरिश महिला थे, ये भारतीय नहीं थे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 41वां
रावा और सरोजनी नायडू। यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है तो इसका क्या होगा, सरोजनी नायडू। लेकिन अगर यहाँ पे भारतीय दोस्तों नहीं रहता तब आपका आंसर क्या होता, 1917वां वाला होता, और कौन होता, एनी बेसेंट इसका आंसर होता। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था। तो किस क्रांति, तो ये जो दोस्तों नारा था वो फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति हुआ कब था दोस्तों, तो 1789 में हुआ था। उस समय राजा कौन थे दोस्तों, तो लुई 16वां थे। कौन थे दोस्तों, लुई 16वां उस समय राजा थे, इस बात को भी ध्यान रखना। और उस समय का जो प्रमुख नारा था दोस्तों वो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो है फ्रांस की क्रांति का नारा था। 1789 में हुआ, लुई 16वां वहाँ के राजा हुआ करते थे। चलिए, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है दोस्तों, तो बल और भार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बल और भार की तो दोनों का इकाई क्या है दोस्तों, सेम है। और सेम क्या है दोस्तों, तो बल का हम न्यूटन भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और भार का भी इकाई न्यूटन हो सकता है। और दूसरा यूनिट भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये दोनों का इकाई क्या है दोस्तों, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर को किस चीज़ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसे वायु की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही समीकरण को दर्शाती है। तो कौन जो है दोस्तों सही समीकरण को दर्शाती है, तो कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या, स्थितिज ऊर्जा। यही आपका क्या है दोस्तों, सही है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों, किसी एक को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बर्नौली का प्रमेय जो है दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर क्या होता है दोस्तों, आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो किसके विभिन्नता के कारण दोस्तों, तो हवा के दबाव के विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। यानी कि आभासी और सीधी छवि के लिए, प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन यानी दर्पण का जो मैग्निफिकेशन है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आवर्धन है दोस्तों वो हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए, तभी हम आभासी और सीधी छवि दर्पण में देख सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, तो कह रहा है दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। तो जो दोस्तों जो कोई भी अगर धातु है दोस्तों और उसे तार के रूप में ढाला जाता है तो ये जो विशेषता है दोस्तों उसको हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं दोस्तों, तन्यता कहते हैं। और अगर बात ये आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कौन सा धातु है जिसमें तन्यता अधिक है, तो सोना है दोस्तों, सोना है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें दोस्तों कि 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हैं तो उस 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा। सोच लीजिए कि कितना इसमें तन्यता होता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता वाला धातु कौन है दोस्तों, तो वो है सोना। और सोना को हम सिंबल क्या करते हैं दोस्तों, तो सोना का सिंबल AU होता है। क्या होता है दोस्तों, AU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में जो है दोस्तों विपरीत परासरण की प्रतिक्रिया का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो दिया गया है दोस्तों वो क्या है, क्षारीय विलयन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा।
तो नीले लिटमस को लाल कौन करेगा दोस्तों, बताओ। नीले लिटमस को लाल कौन करेगा दोस्तों, तो वो करेगा सिरका, ठीक है। तो सिरका क्या करेगा दोस्तों, नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है। पीएच मान जब दोस्तों बिलियन का, कोई भी बिलियन का अगर पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल करेगा, ठीक है। और सिरका का जो है दोस्तों पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन का जो सामान्यतः नाम किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो नाम है दोस्तों, इस नाम को हम, ये जो ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन जो है, इन सभी को हम हाइलोजन कहते हैं। और ये कितने वर्ग कितने में मौजूद होते हैं, तो दोस्तों तो ये पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस 17 में क्या हो गया दोस्तों, ये सभी हाइलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी जो है क्या है, मौजूद रहेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो हैबर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हैबर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, अमोनिया का निर्माण किया जाता है। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किसके संबंधित है। तो माइकोलॉजी का अध्ययन जो है दोस्तों वो कवक से संबंधित है। किससे है दोस्तों, कवकों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। तो कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन है दोस्तों, तो वो है जल, ठीक है। क्या है दोस्तों, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में जो लचीलापन होता है दोस्तों वो कोलेन काइमा के कारण होता है। तो पौधे में लचीलापन किसके कारण, तो कोलेन काइमा के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलता है दोस्तों तो वो जो है मेल का निर्माण करता है। वही एक्स एक्स मिलेगा दोस्तों तो वो क्या होता है, फीमेल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा जब में जो प्रजनन होता है दोस्तों वो द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, ठीक है, या फिर इसको हम बाइनरी विखंडन भी कहते हैं। तो द्विखंडन या बाइनरी विखंडन अगर ऑप्शन में रहता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, अमीबा के प्रजनन का क्या हो जाएगा, विधि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का अंग कौन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ी आंत की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। तो स्पाइरोगायरा जो है दोस्तों इसे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या है दोस्तों, तो स्पाइरोगायरा जो है दोस्तों एक तरह का क्या होता है, तो ये जो है शैवाल होता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है दोस्तों, शैवाल होता है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करिए। दूध सागर की अगर बात करें दोस्तों तो दूध सागर जो है दोस्तों कहाँ है, गोवा में है। कहाँ है, गोवा में, यानी एक का क्या हो गया 4। बरकाना कहाँ है दोस्तों, तो बरकाना जो है कर्नाटक में है, यानी इसका क्या हो गया 3। दुदुमा कहाँ है, दुदुमा या डुडुमा बोला जाता है, ये उड़ीसा में है दोस्तों, तो इसका 2 हो गया। और एक जो बच गया किलुरियर, तो ये किसका हो गया, तमिलनाडु में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लीजिए किस में है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, वह कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो माउंट थुरियर की अगर बात करें दोस्तों तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 642 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है। कहेगा कि अगर सर्क है, ठीक है, सर्क, तो सर्क जो है दोस्तों ये हिमनद के निक्षेपण के लक्षण है। सर्क क्या है दोस्तों, तो हिमनद के निक्षेपण के लक्षण है, ये आपका हो जाएगा। यारडोंग क्या है दोस्तों, तो वायु के ये अपर्दनीय लक्षण है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। वायु के बरखान क्या होता है दोस्तों, तो ये वायु के निक्षेपण के लक्षण है। क्या दोस्तों, वायु के निक्षेपण के लक्षण है, तो इसका क्या हो जाएगा 3। और ड्रमलिन क्या है दोस्तों, तो हिमनद के निक्षेपण के लक्षण है। क्या है ये, हिमनद के निक्षेपण। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से देखते हैं इसको। देखिए कह रहा है सर्क क्या है दोस्तों, तो सर्क जो है दोस्तों हिमनद के अपर्दनीय लक्षण है। क्या है,
मिस्टेक हो गया था, हिमनद के अपर्दनीय लक्षण है, ठीक है। और कहेगा यॉर्डोंग क्या है, तो यॉर्डोंग जो है दोस्तों वायु के अपर्दनीय लक्षण है। क्या है, वायु के अपर्दनीय लक्षण है, ठीक है। बरखान क्या है दोस्तों, तो बरखान जो है वायु के निक्षेपण के लक्षण है, और इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 कौन है दोस्तों, 4 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो ये जो होती है स्वच्छ आसमान। क्या होता है दोस्तों, तो प्रति चक्रवात की विशेषता होती है कि आसमान क्या होता है, स्वच्छ रहता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो सिंधु नदी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु नदी। देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंधु नदी के जो सहायक नदी होते हैं दोस्तों वो सभी पंचनद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु के पंचनद में कौन नहीं आएंगे दोस्तों, तो सिंधु नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन नहीं है दोस्तों, तो मालज खंड जो है दोस्तों ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी सभी जो दिए गए हैं बेलाडीला, मयूरभंज, अनंतपुर, ये सभी क्या हैं दोस्तों, लौह अयस्क के खनन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है दोस्तों, तो ये मिजोरम की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है यानी कि सही है। यहाँ पे देखना है, कह रहा है कि ब्रिक फील्ड जो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा एवं शुष्क हवा है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है। तो ध्यान रखना है कि ब्रिक फील्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसी पवन है, तो गर्म एवं शुष्क पवन है, इस बात को ध्यान। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा तट के डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों गुजरात से गोवा तक के तट को तो कोंकण तट, फिर कहेगा गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु को तो केनरा तट, कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तो मालाबार तक। इन सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो ये कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील मैन ऑफ इंडिया, तो जमशेद जी टाटा हैं। कौन है दोस्तों, जमशेद जी टाटा नहीं हैं। यहाँ पे जैसे ही टाटा लगाइएगा आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या है, स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, तो जमशेद जी ईरानी हैं। कौन है, जमशेद जी ईरानी। इनका निधन हो गया हाल ही में 86 वर्ष के उम्र में। इनके द्वारा जो दोस्तों क्वीन जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, इनके द्वारा भी इन्हें क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2007 में इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो जमशेद जी ईरानी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी के दर्जा दिया गया है, तो महारत्न कंपनी के दर्जा किसे दिया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को क्या किया गया है दोस्तों, तो महारत्न कंपनी के दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, टोटल अभी एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, अभी तक टोटल 12 ऐसे महारत्न कंपनियां हैं जिनको क्या किया गया है, महारत्न कंपनी, 12 ऐसे कंपनियां जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या नाम है। तो मंकी पॉक्स नामक जो बीमारी है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या नाम है दोस्तों, तो एम पॉक्स है। क्या है, एम पॉक्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों, तो यह है ओडिशा। क्या है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, तो वो फ्रांस से खरीदे गए हैं, ठीक है। कहाँ से खरीदे गए हैं दोस्तों, फ्रांस से खरीदे गए हैं। अब भारत जो है अभी तक 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए क्या किया गया है, फ्रांस के साथ समझौता किया था 2016 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो था दोस्तों
प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आज का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट जितने भी करवाए गए हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।